हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का 10वीं क्लास का राजनीतिक दल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। ठीक है, तो जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और गांव ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, यानी राजनीतिक दल का मतलब है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं और राजनीति में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल। ठीक है, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से हैं: नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल होते हैं उनके भी 3 हिस्से होते हैं। एक तो मेन हो गया उनका लीडर यानी नेता। ठीक है, दूसरे हो गए उनके एक्टिव सदस्य, ठीक है, यानी सक्रिय सदस्य, और तीसरे हो गए उनके अनुयायी है जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं या उनके समर्थक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। सबसे पहला है इसमें कि दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। ठीक है, नंबर 2, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं।
नंबर 3 है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। नंबर 4 है कि दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। पिछले साल पढ़ा था कि नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। नंबर 5, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। नंबर 6, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। नंबर 7, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों की भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि आपका कि राजनीतिक दल हम किसे कहते हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल का अर्थ होता है कि लोगों का ऐसा संगठन या ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, और देखिए अगर हम काम की बात करते हैं सबसे पहला तो यही कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनका काम क्या होता है, चुनाव लड़ना। ठीक है, सबसे पहला हो गया चुनाव लड़ना। दूसरा हो गया कि जो नीति और जो कार्यक्रम होते हैं उनको मतदाता, ठीक है, यानी कि जो वोट देने वाले लोग हैं उनके सामने रखना। ठीक है, जो तीसरा होता है आपका कि जो ये राजनीतिक दल होते हैं ये पार्टियां कानून निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, और नंबर 4 की जो दल हैं यही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। ठीक है, और नंबर 5 जो लोग चुनाव हार जाते हैं, ठीक है, तो चुनाव हारने वाला जो दल है वो विपक्षी भूमिका निभाता है। ठीक है, और नंबर 5 के मुद्दों को उठाना और आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है, और नंबर 6 यानी कि जो कल्याण कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, लोगों के कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं ये राजनीतिक दल के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल की जरूरत। दलों के काम की सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हों तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर देश के अंदर राजनीतिक दल नहीं है, पार्टियां नहीं है, तो क्या होगा, जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे वो कैसे होंगे, वो या तो स्वतंत्र होंगे या निर्दलीय होंगे। ठीक है, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देखिए अगर देश के अंदर पार्टियां नहीं होंगी, राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन देश कैसे चलेगा और उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। अगर देश में कुछ भी गलत होता है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, इसके लिए कोई भी नहीं होगा। ठीक है, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर ही इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव
कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक अवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो ये पार्टियां होती हैं, ये पार्टियां किसी भी एक लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टी ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि वह देश जहाँ पे सिर्फ एक ही दल, ठीक है, यानी कि एक ही पार्टी को सरकार बनाने की और सरकार को चलाने की जो अनुमति होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। ठीक है, यानी कि जो चीन है, चीन एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। वहाँ पे जो सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को ही शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो दलों के बीच ही रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के लिए प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी दो दलीय व्यवस्था है। ठीक है, यानी देखिए, एक दलीय व्यवस्था वाला देश चीन है और दो दलीय व्यवस्था वाले देशों में आपका अमेरिका और ब्रिटेन है। ठीक है, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो ऐसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था का क्या मतलब कि वह व्यवस्था जहाँ पे दो या दो से अधिक जो दल होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, वो अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का जो ठीक ठाक जो अवसर होता है उसको हम बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था की। यानी कि जिस देश में बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गठबंधन या मोर्चा किसे कहा जाता है, यानी कि गठबंधन की सरकार हम किसे कहते हैं, जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है, अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। ठीक है, जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है?
अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दिल्ली व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ के सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों की ही मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों की कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी पार्टी जब राज्य की जो विधानसभा को ये जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में जो कोई भी जो पार्टी उसको यानी कि कुल जितने वोट पड़े हैं उन वोटों का 6%, ठीक है, उसको के पास वोट परसेंटेज होना चाहिए और कम से कम 2 सीटों पर जब वो जीत दर्ज करती है तो उसको राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि वो जो राज्य की जो पार्टी है उसके रूप में उसको मान्यता मिल जाती है। ठीक है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा में के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत जाकर तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से ना आपसे क्वेश्चन 2023 CBSE बोर्ड में पूछा था कि क्षेत्रीय पार्टी राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टियां और राज्य की पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियां क्या अंतर होता है, उनमें कितना कितना परसेंटेज है, इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, इस वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त दल हैं। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। देखिए सबसे पहले इसमें आपको दिखा रखा है आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है झाड़ू। कई बार ना पूछ लेता है कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को हुआ। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद यह गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की। दूसरी आपकी बहुजन समाज पार्टी, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों, धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास कर उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। ठीक है, देखिए अभी जो पेपर हुए थे DSSB 2023
एक में 2021 में उसमें यही पूछा गया था कि जो ये पार्टी है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी काशीराम ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतर पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या CPIM। 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद की सांप्रदायिकता की विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.7% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1985 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए। तो देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है सबसे पुरानी पार्टी और ये इसका जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1990 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यवर्गीय ने वामपंथी ने दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट तथा 52 सीटें मिली। हम बात करते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP। नेशनल पीपल्स पार्टी श्री P.A. संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित हुई। NPP पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने मेघालय में सरकार बनाई और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। 2019 में हुए चुनाव में NPP को लोकसभा में 1 सीट हासिल हुई। देखो, ये इतनी सारे भारत में इतनी सारी क्षेत्रीय पार्टियां, ये आपको अब 13 अप्रैल 2018 की स्थिति है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर की हैं। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, जनता दल, यानी कि ये जितना ये आपको दिखा रखा है सारी सारी क्षेत्रीय पार्टियां, उनके ये चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल।
इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है और ये जरूरी नहीं कि पार्टी अपनी विचारधारा नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर इनमें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के लिए चुनौती, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके क्या क्या उनके लिए चुनौतियां हैं। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को दोषी ठहराएंगे। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास नए सदस्यों की खुली सूची होती है, नए नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है, नए आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहले चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने ही परिवारों के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकतवर वाले पदों तक पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोवेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते। वे ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनी और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करते हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी पार्टी के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती तो यही है कि वंशवाद की चुनौती, ठीक है, और दूसरा आपका पारदर्शिता का अभाव, ठीक,
तीसरा है आपका आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, चौथा है आपका विकल्पहीनता और पांचवा है आपका आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक दल हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दलों को सुधारा कैसे जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर गौर करें। सबसे पहला है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो विधायक होते हैं, जो एक पार्टी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए जो हमारा संविधान में उसके अंतर्गत क्या किया है, उसमें भी बदलाव किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध को इसे उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। फिर उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति को और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगती हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सही सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। ये व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे, सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इसकी चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी था। इसमें पूरा राजनीति के बारे में था, जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके बारे में था। ठीक है, इसमें से आपके सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते वो मैंने आपको बीच में ही पढ़ाते हुए बता दिए। ठीक है, और फिर अगर किसी को ना समझ आए तो वो कमेंट करके पूछ भी सकता है और अपने सुझाव भी दे सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों को हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है,
तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे जब नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।